नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बिहार के जिला भागलपुर स्थित कजरैली इलाके का एक गांव है गौराचक्कर। वैसे तो इस गांव में सभी जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ बहुतायत यादवों की है। यहाँ के यादव साधन संपन्न हैं, उनमें एकता भी है। उनकी एकजुटता की वजह से पास पड़ोस के गांवों के लोग उनसे टकराने से बचते हैं। इसी गांव में परमानंद यादव अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटी और दो बेटे थे। बेटी बड़ी थी, जिसका नाम सोनी यादव था। साधारण शक्ल सूरत और भरे पूरे बदन की सोनी यादव काफी मिलनसार और महत्वाकांक्षी थी। उसके अंदर काफी कुछ कर गुजरने की जिजीविषा थी। दो बेटों के बीच एकलौती बेटी होने की वजह से सोनी यादव को घर में सभी प्यार करते थे। उसकी हर एक फरमाइश वह पूरी करते थे। सोनी के पड़ोस में हिमांशु यादव रहता था। रिश्ते में सोनी उसकी बुआ लगती थी, यानी दोनों में बुआ भतीजे का रिश्ता था। दोनों हम उम्र थे और साथ साथ पले बढ़े पढ़े भी थे। वह बचपन से एक दूसरे के करीब रहते रहते जवानी में पहुंचकर और ज्यादा करीब आ गए। यानी बचपन के रिश्ते जवानी में आकर सभी मर्यादाओं को तोड़ते हुए प्यार के रिश्ते की माला में गुथ गए। सोनी यादव और हिमांशु यादव एक दूसरे से प्यार करते थे। इतना प्यार कि एक दूसरे के बिना जीने की सोच भी नहीं सकते थे। वे जानते थे कि उनके बीच बुआ भतीजे का रिश्ता है। इसके बावजूद अंजाम की परवाह किए बगैर प्यार की पीन बढ़ाने लगे। बुआ भतीजे का रिश्ता होने की वजह से घर वालों ने भी उनकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया। एक दिन दोपहर का वक्त था। सोनी यादव से मिलने हिमांशु यादव उसके घर गया। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। सोनी यादव सोफे पर अकेली बैठी कुछ सोच रही थी। हिमांशु यादव को देखते ही मारे खुशी के उसका चेहरा खिल उठा। हिमांशु यादव के भी चेहरे पर रौनक आ गई, वह भी मुस्करा दिया। तभी सोनी ने उसे पास बैठने का इशारा किया तो वह उसके करीब बैठ गया। क्या बात है सोनी, घर में इतना सन्नाटा क्यों है? हिमांशु चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए बोला, चाचा चाची कहीं बाहर गए हैं क्या? वह बोली, हाँ, आज सुबह ही मम्मी पापा किसी काम से बाहर चले गए। वे शाम तक ही घर लौटेंगे और दोनों भाई भी स्कूल गए हैं। हिमांशु ने पूछा, इस एकांत में बैठी तुम क्या सोच रही थी? सोनी बोली, यही कि सामाजिक मान मर्यादाओं को तोड़कर जिस रास्ते पर हमने कदम बढ़ाए हैं, क्या समाज हमारे इस रिश्ते को स्वीकार करेगा? हिमांशु ने तुरंत कहा, शायद समाज हमारे इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। सोनी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, फिर क्या होगा हमारे प्यार का? मुझे तो उस दिन की सोचकर डर लगता है, जिस दिन हमारे इस रिश्ते के बारे में माँ बाप को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वे हमें जुदा करने की कोशिश करेंगे। सोनी की आंखों में आंखें डाले हिमांशु आगे बोला, इससे भी जब उनका जी नहीं भरेगा तो हमें सूली पर चढ़ा देंगे। अरे हमने प्यार किया है तो डरना क्या? सोनी, मेरे जीते जी तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। वह बोली, सच में इतना प्यार करते हो मुझसे? हिमांशु ने तैश में कहा, चाहो तो आजमा लो, पता चल जाएगा। ना बाबा ना, मैंने तो ऐसे ही तुम्हें तंग करने के लिए पूछ लिया। अच्छा अभी बताता हूँ, रुक। कहते हुए हिमांशु ने सोनी को बाहों में भींच लिया। वह कसमसाती हुई उसमें समाती चली गई। एक दूसरे के स्पर्श से उनके तनबदन की आग भड़क उठी। कुछ देर तक वे एक दूसरे में समाये रहे। जब होश आया तो वे नजरें मिलाकर मुस्करा पड़े। फिर हिमांशु वहां से चला गया। लेकिन उनका यह प्यार और ज्यादा दिनों तक घर वालों की आंखों से छिपा हुआ नहीं रह सका। सोनी के पिता को जब जानकारी मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। परमानंद यादव बेटी को लेकर गंभीर हुए तो दूसरी ओर उन्होंने हिमांशु से साफ तौर पर मना कर दिया कि आइंदा वह ना तो सोनी से बातचीत करेगा
और ना ही उनके घर की ओर मुड़कर देखने की कोशिश करेगा। अगर उसने दोबारा ऐसी ओछी हरकत करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। प्रेम प्रसंग की बातें गांव मोहल्ले में बहुत तेजी से फैलती हैं। परमानंद यादव ने बहुत कोशिश की कि यह बात वह किसी और के कानों तक न पहुंचे, पर ऐसा हो नहीं सका। लाख छिपाने के बावजूद पूरे मोहल्ले में सोनी यादव और हिमांशु यादव की प्रेम कहानी के चर्चे होने लगे। इससे परमानंद यादव का मोहल्ले में निकलना दूभर हो गया। परमानंद यादव ने सोनी पर कड़ा पहरा बिछा दिया। सोनी के घर से बाहर अकेला जाने पर पाबंदी लगा दिया। पत्नी से भी उन्होंने कह दिया कि सोनी को अगर घर से बाहर जाना भी पड़ेगा तो उसके साथ घर का कोई एक सदस्य जरूर जाएगा। पिता द्वारा पहरा बिठा देने से हिमांशु और सोनी की मुलाकात नहीं हो पा रही थी। सोनी की हालत जल बिन मछली की तरह हो गई थी। उसे ना तो खाना पीना अच्छा लगता था और ना ही किसी से मिलना जुलना। उसके लिए एक एक पल काटना पहाड़ जैसा लगता था। सोनी की एक झलक पाने के लिए वह बेताब था। पागल दीवानों की तरह वह यहाँ वहाँ भटकता फिरता था। उसकी हालत देखकर माँ जेलस देवी काफी परेशान रहती थी। माँ ने भी बेटे को काफी समझाया कि उसने जो किया उसे समाज बिरादरी कभी मान्यता नहीं दे सकती। रिश्ते के बुआ भतीजे की शादी को कोई स्वीकार नहीं करेगा। बेहतर है तुम इसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। मगर हिमांशु माँ की बात को मानने को तैयार नहीं था। उधर सोनी ने भी अपनी माँ से कह दिया कि वह हिमांशु के अलावा किसी और लड़के से शादी नहीं करेगी। माँ ने बहुत समझाया लेकिन प्रेम में अंधी सोनी की समझ में नहीं आया। वह अपनी जिद पर अड़ी रही। माँ भी क्या करती, जब समझाते समझाते वह थक गई तो उसने कुछ भी कहना छोड़ दिया। काफी देर बाद सोनी की समझ में आया कि उसे आज़ादी पानी है तो पहले घर वालों को विश्वास दिलाना होगा कि वह हिमांशु को पूरी तरह भूल चुकी है। घर वालों को जब उस पर विश्वास हो जाएगा तब वह इसका फायदा उठाकर हिमांशु तक पहुंच सकती है। अगर एक बार वह उसके पास पहुंच गई तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। ये दिमाग में विचार आते ही सोनी का चेहरा खिल उठा और वह घड़ियाली आंसू बहाते हुए माँ की गोद में जाकर समा गई। माँ मुझे माफ कर दो, वाकई मुझसे बड़ी भूल हो गई थी। मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसलिए आपके मान सम्मान को ठेस पहुंची। मेरी ही वजह से आपको और पापा को बेइज्जती का सामना करना पड़ा। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। बताओ अब मैं क्या करूं। देख बेटी, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। फिर तू तो मेरा अपना खून है। माँ ने सोनी को समझाया। मैं तो कहती हूँ बेटी की जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जा। तेरी शादी मैं अच्छे से अच्छे खानदान में करूंगी। उसके बाद माँ बेटी एक दूसरे के गले मिलकर पश्चाताप के आंसू पोंछती रहीं। माँ को विश्वास में लेकर सोनी मन ही मन खुश थी। उसके होठों पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान थिरक उठी थी। माँ बाप को भी जब पक्का यकीन हो गया कि सोनी ने हिमांशु से बात तक करनी बंद कर दी है तो उन्होंने धीरे धीरे उसके ऊपर की पाबंदी हटा लिया। पिता परमानंद अब उसके लिए लड़का ढूंढने लगे ताकि वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकें। परमानंद यादव को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। उनकी बेटी माँ बाप की आंखों में धूल झोंक रही है, जबकि उसकी योजना प्रेमी के साथ फुर्र हो जाने की है। योजना मुताबिक सोनी ने मां के सामने ननिहाल जाने की इच्छा प्रकट की तो मां उसे मना नहीं कर सकी। सोचा कि बेटी ननिहाल घूम आएगी तो मन भी बदल जाएगा। यही सोचकर सितंबर 2016 में उसे बेटे के साथ ननिहाल भेजवा दिया। ननिहाल पहुंचते ही सोनी आजाद पंछी की तरह हो गई। उसने हिमांशु को फोन कर दिया कि वह ननिहाल में आ गई है। यहाँ उस पर किसी तरह की कोई पाबंदी या बंदिश नहीं है, इसलिए वह यहाँ आकर उससे मिल सकता है। यह खबर मिलते ही हिमांशु उसकी ननिहाल पहुंच गया। महीनों बाद दोनों एक दूसरे से मिले थे। उन्होंने पहले जी भरकर एक दूसरे को प्यार किया। उसी वक्त सोनी ने हिमांशु से कह दिया कि वह उसके बिना जी नहीं सकती। वो उसे यहाँ से कहीं दूर ऐसी जगह ले चले जहाँ उनके अलावा कोई तीसरा ना हो।
हिमांशु भी यही चाहता था कि सोनी को लेकर वह इतनी दूर चला जाए जहां अपनों का साया तक न पहुंच सके। सोनी घर से भागने के लिए हिमांशु पर दबाव बनाने लगी। प्यार के सामने विवश हिमांशु यार दोस्तों से कुछ रुपयों का बंदोबस्त करके उसे लेकर दिल्ली भाग गया। परमानंद यादव को जब पता चला तो वह आग बबूला हो उठा। उसने हिमांशु और उसके घर वालों के खिलाफ कजरैली थाने में बेटी के अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया। अपहरण का मुकदमा दर्ज होते ही कजरैली थाने की पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने हिमांशु के घर पर दबिश दिया। हिमांशु घर से गायब मिला तो पुलिस हिमांशु की मां जेलस देवी को थाने ले आई। उससे सख्ती से पूछताछ की लेकिन वह कुछ नहीं बता पाई। तब पुलिस ने जेलस देवी को घर भेज दिया। कई महीने बाद भी जब सोनी का पता नहीं चला तो पुलिस हिमांशु और सोनी को हाजिर कराने के लिए जेलस देवी पर बार बार दबाव बनाती रही। कहीं से यह बात हिमांशु को पता चल गई कि पुलिस उसकी मां को बार बार परेशान कर रही है। तब 8 महीने बाद हिमांशु सोनी को लेकर घर लौट आया। सोनी ने अदालत में हाजिर होकर न्यायाधीश के सामने यह बयान दिया कि वह बालिग हो चुकी है, अपनी मन मर्जी से कहीं आ जा सकती है, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान है। अब रही बात मेरे अपहरण करने की तो मैं अपने मर्जी से ननिहाल गई थी, वहीं रह रही थी। हिमांशु ने मेरा अपहरण नहीं किया था, बल्कि मैं अपनी मर्जी से कहीं गई थी। हिमांशु निर्दोष है। भरी अदालत में सोनी के बयान सुनकर परमानंद यादव और उनके साथ आए लोग दंग रह गए, क्योंकि उसने हिमांशु के पक्ष में बयान दिया था। सोनी के बयान के आधार पर अदालत ने उसे मुक्त कर दिया। यह सब सोनी की वजह से ही हुआ था, इसलिए परमानंद यादव भीतर ही भीतर जलभुन कर रह गया। उस समय तो उसने समझदारी से काम लिया। वह सोनी को लेकर घर आ गया और हिमांशु अपने घर चला गया। घर लाकर परमानंद यादव ने सोनी को बंद कमरे में खूब मारा पीटा। फिर उसे उसी कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। इसके बाद परमानंद यादव ने ठान लिया कि हिमांशु की वजह से ही पूरे समाज में उसके परिवार की नाक कटी है, इसलिए वह उसे ऐसा सबक सिखाएगा कि सब देखते रह जाएंगे। वह धीरे धीरे गांव के लोगों को भी हिमांशु के खिलाफ भड़काने लगा कि उसकी वजह से ही पूरे गांव की बदनामी हुई है। योजना को अंजाम देने के लिए परमानंद यादव ने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार वह और उसका परिवार एकदम शांति से रहने लगा, ताकि हिमांशु को रास्ते से हटाने के बाद सभी को यही लगे कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। परमानंद अभी यह ताना बाना बुन ही रहा था कि एक नई घटना घट गई। 20 अप्रैल 2017 को सोनी फिर हिमांशु के साथ भाग गई। इस बार हिमांशु के साथ हिमांशु का परिवार भी खड़ा था। दोनों का प्यार देखकर घर वालों ने दोनों की सहमति से मंदिर में शादी करा दी थी। शादी के 15 दिनों बाद हिमांशु और सोनी फिर गांव लौट आए। इस बार सोनी अपने घर के बजाय हिमांशु के घर गई। हिमांशु और सोनी के लौटने की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव वाले दोनों की हिम्मत देखकर हैरान थे कि हिम्मत तो देखिए, रिश्तों को कलंकित करते कलेजे को ठंडक नहीं पहुंची, जो गांव को बदनाम करने फिर से यहां आ गए। खैर, जैसे ही ये खबर परमानंद यादव को मिली तो उसका खून खौल उठा। वह आपे से बाहर हो गया। अगले दिन यानी 5 जून 2017 को सुबह के करीब 10 बजे गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत परमानंद यादव के दरवाजे के सामने रखी गई। उसमें सैकड़ों की तादाद में गांव वालों के अलावा 21 पंच जुटे। सभी पंच परमानंद यादव के पक्ष में खड़े उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। पंचायत में हिमांशु के परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं था। पंचायत की अगुवाई गांव का गणेश यादव कर रहा था। एक दिन पहले ही गणेश यादव जेल से जमानत पर रिहा हुआ था। पंचायत में प्रताप यादव सिपाही भी था। वह बक्सर में तैनात था और कुछ दिनों की छुट्टी पर घर आया था। इसी की मध्यस्थता में पंचायत शुरू हुई थी। 10 बजे शुरू हुई पंचायत शाम 5 बजे तक चली। अंत में पंचों ने एकमत होकर हिमांशु के खिलाफ तुगलकी फरमान सुना दिया कि हिमांशु ने जो किया वह बहुत गलत किया। उसकी करतूतों से गांव की भारी बदनामी हुई है।
उसे उसकी गलती की सजा तो मिलनी ही चाहिए, ताकि आइंदा गांव का कोई दूसरा युवक ऐसी जुर्रत करने के बारे में सोच भी ना सके। सभी पंचों ने कहा कि हिमांशु की गलती की सजा मौत है, उसे जान से मार देना चाहिए। इस पर पंचायत के सभी लोग सहमत हो गए। सभी ने लाठी, डंडा, तलवार, पिस्टल, ईंट आदि लेकर उसके घर पर एकाएक हमला बोल दिया। हिमांशु यादव घर पर ही था। उसके घर का दरवाजा बंद था। दरवाजे को तोड़कर लोग उसे घर के भीतर से खींच लाए और उसका शरीर गोलियों से छलनी करके पूरी भड़ास निकाल दिया। इसके बाद महिलाएं उसकी गर्भवती पत्नी सोनी को भी कमरे से खींचकर कहीं ले गईं। उस दिन के बाद से आज तक उसका कहीं पता नहीं चला कि वह जिंदा भी है या उसके साथ कोई अनहोनी हो चुकी है। बेटे और बहू को बचाने गई हिमांशु की मां जेलस देवी भी पंचों के कोप का शिकार बन गई। उसे भी मार मार कर अधमरा कर दिया गया। पंच बने आतताइयों का जब इससे भी जी नहीं भरा तो उन्होंने उसके घर को आग लगा दी और फरार हो गए। दिल दहला देने वाली घटना की सूचना जैसे ही थाना कजरैली के थाना प्रभारी विजय कुमार को मिली तो उनके हाथ पांव फूल गए। वह तत्काल मैफोर्स घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। मौके पर पहुंचते ही सूचना उच्चाधिकारियों को दे दी गई। सूचना मिलते ही एसएसपी मनोज कुमार, एसपी सिटी और सीओ गौराचक गांव पहुंच गए। पीड़ित परिवार के लोगों से मिलने के बाद पुलिस ने आतताइयों के घर दबिश दिया, लेकिन वे सभी अपने अपने घरों से फरार मिले। पुलिस ने हिमांशु की घायल मां जेलस देवी को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल पहुंचवा दिया। हिमांशु की लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। मौके से कई खाली खोखे बरामद हुए। गांव का तनावपूर्ण माहौल देखते हुए एसएसपी ने वहां पीएसी की 2 टुकड़ियां तैनात कर दी ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। पुलिस ने अस्पताल में जेलस देवी के बयान लिए तो उसने पूरी घटना सिलसिलेवार बता दिया। उसके बयान के आधार पर कजरैली थाने में हत्या का प्रयास और बलवा करने की विभिन्न धाराओं में 21 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ। मामले में बहू सोनी के पिता और मुख्य आरोपी परमानंद यादव सहित सुनील यादव, भितो यादव, सुमन यादव, सीताराम यादव, विवेक यादव, प्रकाश यादव उर्फ विक्की, पूसो यादव, राजा यादव, पंकज यादव, प्रकाश यादव, अधिक यादव, प्रताप यादव सिपाही, विजय यादव, अजब लाल यादव, गणेश यादव, वरुण यादव, सुमन यादव, अरुण यादव, कुशी यादव और गोपाल यादव को नामजद आरोपी बनाया गया। हिमांशु यादव की पत्नी सोनी यादव के अपहरण का अलग से मुकदमा दर्ज किया गया। इस मुकदमे में आरोपी आशा देवी, राधा देवी, रुक्मिणी देवी, मनीषा देवी, अंजू देवी, अन्नू देवी, नागो यादव और अब्बो देवी को नामजद दिया गया। यह सब भी अपने अपने घर से फरार मिली, पर 2 हमलावर प्रकाश यादव और राजा यादव पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने उनसे पूछताछ कर उन्हें जेल भेज दिया। घटना के बाद गांव के लोग 2 खेमों में बंट गए। धीरे धीरे 10-12 दिन बीत गए। हिमांशु हत्याकांड और सोनी अपहरण के आरोपियों का पुलिस पता तक नहीं लगा सकी। समाचार पत्र इस लोमहर्षक घटना की खबरें छाप छाप कर पुलिस की नाक में दम कर रहे थे। दबाव बनाने के लिए पुलिस ने 20 जून 2017 को न्यायालय से आरोपियों की संपत्ति के कुर्की जब्ती के आदेश ले लिए। आरोपियों को जब पता चला कि पुलिस ने न्यायालय से उनकी संपत्ति के कुर्की जब्ती के आदेश ले लिए हैं, तो सीताराम यादव, सुनील यादव, विवेक यादव, अरुण यादव, कुशो यादव और सुमन यादव ने 14 जुलाई 2017 को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रंजन कुमार मिश्रा की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट से सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। इसके पहले भी 2 आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर किया था और 3 को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी थी। बाकी अभियुक्तों को भी पुलिस तलाशती रही थी। 30 जुलाई 2017 को मुख्य आरोपी परमानंद यादव को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बांका जिले से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उससे सोनी के बारे में पूछताछ की तो उसने अनभिज्ञता जताई। इस केस में अजब लाल यादव भी आरोपी था, जबकि उसके घर वालों का कहना है कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उसकी बेटी अनुष्ठा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर कहा कि उसके पिता को गलत फंसाया गया है।
मानवाधिकार आयोग ने 8 जनवरी 2018 को एसएसपी मनोज कुमार से हिमांशु हत्याकांड की ताज़ा रिपोर्ट देने को कहा। आयोग के सवालों के जवाब देने के लिए एसएसपी ने डीएसपी सिटी को अधिकृत कर दिया। कहानी लिखे जाने तक जवाब तैयार नहीं हुआ था। अपहरित सोनी का कुछ पता नहीं चल सका था। हिमांशु के घर वालों ने अपहरण करके सोनी की हत्या की आशंका जताई। प्यार और भागकर सोनी के साथ शादी रचाने वाले हिमांशु यादव के लिए जान पर आफत हो गई। उसकी जान ले लेने वाले सभी 19 आरोपियों को 2 साल बाद 25 जुलाई 2019 शाम भागलपुर की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। आज की कहानी बस यही तक, अब बारी कमेंट पढ़ने की है। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी सर। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है, वेरी नाइस वीडियो, बेस्ट एक्सप्लेनिंग, थैंक यू सो मच विवेक कुमार जी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शाजिया मुस्तफ़ा जी ने कमेंट किया है, लड़की को जितना पावर मिल रहा है उतना क्राइम भी बढ़ रही है। ज्यादातर क्राइम लड़कियों की वजह से होती है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, कितना भयानक अंजाम, इस कहानी को सुनकर रूह कांप गए। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, प्रतिभा का कहना भी सही था, इनकम होना जरूरी है, पर हिमांशु से छुटकारा पाने का और भी तरीका था। उसे मौत का घाट उतार के जेल में कैदी की जिंदगी जीनी पड़ेगी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आलिया मैम ने कमेंट किया है, नाइस स्टोरी, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। पूना जी ने कमेंट किया है, नाइस एक्सप्लेनिंग सर। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रूपा बिसोई जी ने कमेंट किया है, क्या मिला एक मासूम की जान लेके। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। महेश रस्तोगी जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कंचन पटेल जी ने कमेंट किया है, वेरी सैड स्टोरी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशन दलवई सर ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। प्रार्थना परदेसी मैम ने कमेंट किया है, आपकी स्टोरीज यूनिक होती है। आप घटना और इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स बहुत बढ़िया तरीके से देते हैं। मैंने अब आपकी सारी पुरानी स्टोरीज भी सुन ली है। सारी कहानियां अच्छी है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शोएब मिर्जा जी ने कमेंट किया है, वाह, 2 स्टोरीज इन अ डे, थैंक्स। मिर्जा जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन सावी मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। डेविड कोलनी जी ने कमेंट किया है, सो बिकॉज ऑफ वन कैरेक्टरलेस गर्ल एन इनोसेंट लाइफ इज लॉस्ट। गुड़िया एंड हर फैमिलीज आर नो डिफरेंट, दे आर ऑल कैरेक्टरलेस। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, वाई पीपल कांट कंट्रोल देमसेल्व्स व्हेन ही वॉज ऑलरेडी मैरिड। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जिगो गोहिल जी ने कमेंट किया है, योर वॉइस एंड स्टोरी इज अमेजिंग। जिगो जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। चित्रा जी ने कमेंट किया है, वासना ने 2 परिवारों का सर्वनाश कर दिया। चित्रा जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राहुल जयकर जी ने कमेंट किया है, राहुल जयकर दिल्ली नाइस केस ब्रो, ऑल वीडियोस देखता हूँ आपकी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रवि जी ने कमेंट किया है, नाइस कहानी सर जी, खुश रहो। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोहित जी ने कमेंट किया है, सुपर्ब, रियल स्टोरी, अप्रिशिएट योर वर्क। रोहित जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सनी भंडारी जी ने कमेंट किया है, ग्रेट स्टोरी ब्रो। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद।
हर्ष धालीवाल जी ने कमेंट किया है, गुड मॉर्निंग भैया, वेरी नाइस वीडियो। हर्ष भाई आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आलोक सर ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। इमरान अंसारी जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे लक्ष्मी रावत जी, रकीब सर, आरती चौहान जी, सरिता राय जी, सुनंदा केरकर जी, असदुल्लाह लघारी जी, सूर्या कश्यप जी, नादिया उम्बर लोदी जी, ओलिवर मचाडो जी, जफर खान जी, महेश रस्तोगी जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।